बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमजद शाह की खिदमत में प्रोग्राम मलिक लीगल करंट अफेयर्स के साथ हाजिर है। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में हर हफ्ते तकरीबन इसी वक्त और इसी दिन DM ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। इस प्रोग्राम का असल मकसद आपको मालूमात पहुँचाना है, आपके जो लीगल मसाइल हैं, ख़ास तौर पर इमिग्रेशन के जो मसाइल हैं, उस सिलसिले में आपकी रहनुमाई के लिए आप तक मालूमात पहुँचाई जाती हैं। हमारे साथ हस्बे साबिक आज भी जो माहिर क़ानून हमारे साथ मौजूद हैं, सोलिसिटर हैं, जो आपके सवालात के जवाब देते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, जावेद अकबर साहब, मोहम्मद जावेद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब आप कैसे हैं? यू आर वेल लास्ट 2 वीक्स। हाँ जी, मेरी कुछ तबीयत ज़रा काफ़ी ख़राब रही है। अल्लाह ताला आपको सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है माशाल्लाह। और आज आपके साथ मौजूद भी हैं। देखिए और मेरी वजह से पिछला प्रोग्राम भी हम नहीं किया जी, आप नहीं थे, हमने कहा मैं प्रोग्राम करना ही नहीं है। बस बड़ी नवाजिश है। ये मुझे बड़ा महसूस हो रहा है जी जी कि प्रोग्राम ना हो सका, नाजरीन की खिदमत ना हो सकी। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, अभी हम मौजूद हैं, इंशाल्लाह प्रोग्राम आइंदा चलता रहेगा। नाजरीन, स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पे आप हमें कॉल करके अपने इमिग्रेशन मसाइल के हल के लिए मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं पहले कॉल लेने से पहले एक बड़ा ज़रूरी सवाल जो मैं हमेशा अपने मेहमान से किया करता हूँ और आज भी करने लगा हूँ, मुख्तसरन जवाब चाहूँगा। एनी अपडेट्स? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझसे जवाब नहीं है इसका, लेकिन रिसेंटली अभी जो उन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया है जो कि पार्लियामेंट में अप्रूव हो गया है, वेटिंग फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। उसमें उन्होंने राइट ऑफ अपील, जो कि पहले 17 राइट ऑफ अपील थे, उसको कर्टेल रिड्यूस करके 4 पे आ गया। ठीक है, एंड जिसमें सो मैनी राइट ऑफ अपील, फैमिली विजिटर्स, फैमिली वैसे जनरल विजिटर वैसे ही ख़त्म था, स्पाउस के, अब सो मैनी थिंग्स दे हैव टेकन आउट फ्रॉम द इमिग्रेशन। ठीक है, आई थिंक ये बहुत सख्त और टूवर्ड्स गोइंग टू स्ट्रिक्ट एवरीथिंग है। और इसके अलावा जो अभी बिल में था कि अभी जो किसी इलीगल को रखेगा घर में, घर देगा, दैट्स हैज बीन इंक्लूडेड एनीवे। सो देयर सो मेनी थिंग्स द बिल, अगर वो इंप्लीमेंट हो गया तो आई डोंट नो वे द पीपल विल स्टैंड। उसका मेरा ख्याल है 5,000 पाउंड उन्होंने रखा है कि अप टू 5,000 पाउंड दे कैन फाइन। डिपेंड, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, बट इट्स अनफॉर्चुनेटली जो राइट ऑफ अपील का इनको रिड्यूस करना है, दैट्स रियली डिप्रेसिव। और अभी इलेक्शन भी थे और अनफॉर्चुनेट हमारा लास्ट वीक प्रोग्राम भी नहीं हो सका, लेकिन मैं अपने नाज़िर को ये कहना चाहता हूँ कि डू समथिंग, गो टू योर, अभी इलेक्शन जा रहे हैं, MPs के पास जाओ, एशियन कम्युनिटी हो। बहुत साहब इससे पहले भी एक प्रोग्राम था, बहुत पहले लास्ट ईयर जब इन्होंने 18,600 में इसको इम्प्लीमेंट किया था, तब भी मैंने अपने प्रोग्राम में यही कहा, बार रिक्वेस्ट की थी, गो टू योर MPs, टेल दैम। फैमिली विजिटर राइट ऑफ अपील ये वेव कर रहे थे, उसको भी हमने रिक्वेस्ट की थी कि आप इनको वोट, इनको बताओ कि इसमें पार्टिसिपेट करो कि दे आर डूइंग रॉन्ग एनीवे, किसी ने बॉदर नहीं किया। और अब ये नई चीज़ आ रही है जिसमें अभी ये भी है कि अगर कोई बंदा ब्रिटिश नेशनल भी है, अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कि थ्रेट टू सिक्योरिटी सिस्टम है, तो वो उसको भी ये निकाल सकते हैं। सो देयर सो मेनी थिंग्स इन दैट, और वेल इट इज़ वेरी मच अनफॉर्चुनेट एनीवे। तो इसमें ऐसा है कि असल में एक डेड एंड की तरफ धकेला जा रहा है जानबूझ के। आई मीन देयर इज नो वे आउट, देयर इज नो वे आउट, यस। और इसमें राइटली सो, जैसा कि जावेद साहब ने कहा है कि आपके जो वो लोग जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होते हैं और उसमें आपकी पॉलिटिकल क़यादत जो है ना, वही ज़्यादातर होती है। बार बार ये कहते हैं कि क्योंकि वही लोग इस किस्म के डिसीजंस को रिवर्स कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो उसमें जैसा कि जावेद साहब ने कहा है कि आप कोशिश किया कीजिए कि अपने लोकल MP से जब आपको इस किस्म के मसाइल होते हैं, क्योंकि वो उनके डिसीजन से, उनके इंटरेस्ट लेने से इसमें नेशनली सबका भला हो सकता है। बहरहाल हमारे साथ एक कॉलर है जी, प्लीज देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम इमरान है और मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी जी इमरान साहब, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है इनसे कि मेरी वालदा जो है इंग्लैंड एज विजिटर पिछले 20 साल से आती हैं। अच्छा, तो वो आती हैं हर साल 4-5 महीने रह के चली जाती हैं जी। तो मैं अभी उनकी एज में 65 से ऊपर है, 67-68 की एज है जी जी। तो क्या मैं उनको अपने पास रख सकता हूँ, जबकि मेरी वाइफ भी है जो मेडिकली इतनी ठीक नहीं है, उसको भी थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन है, तो क्या उस बेस के ऊपर या किसी अदर बेस के ऊपर मैं उनको अपने पास परमानेंट रख सकता हूँ? जी जावेद साहब से पूछते हैं जी। देखिए इसमें इशू ये है कि जहाँ भी आपकी अम्मी रहती हैं, आपकी मदर रहती हैं,
वहाँ पे अब्रॉड में और फैमिली में कौन कौन रहता है? उधर सिर्फ इधर पाकिस्तान में तो सभी भाई बहन बाकी उधर रहते हैं, मैं अकेला ही सिर्फ इंग्लैंड में रहता हूँ। बिल्कुल, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अभी जो लॉ में चेंजेस कुछ ऐसी आई हैं कि अभी जो पहले था कि 65 ईयर और अबव होना चाहिए था रूल में, लेकिन अब वो रेस्ट्रिक्शन नहीं रही है। अब ये देखते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट के लिए लेके आ सकते हैं अगर वहाँ पे उनकी लुक आफ्टर करने वाला कोई ना हो, उनकी मेडिकल प्रॉब्लम्स हों और वो कंपैशन और कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में रह रहे हों कि वो खुद को भी सपोर्ट ना कर सकते हों, तो तब ही आप उनको सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं अब्रॉड से, ठीक है? सो अदरवाइज देयर इज नो एनीथिंग लाइक दैट, आई एम सॉरी। और मेडिकल कंडीशन मेरी वाइफ की, उनकी लुक आफ्टर के लिए हेल्प चाहिए तो वेल यू नीड ए केयर तो आप यहाँ से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए आपकी अम्मी को इंडेफिनिट रिमेन ग्रांट नहीं करेंगे। चलो जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। नाज़रीन, आप भी अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, बल्कि करना क्या चाहते हैं कर रहे हैं, कॉल आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? आसिफ बोल रहा हूँ बर्मिंघम से। जी आसिफ साहब, क्या सवाल है आपका? मैंने पूछना था कि मैं 2007 में यहाँ आया था जी जी, और बच्चे मेरे 2008 में आए थे वर्क परमिट पे। जी जी, तो मेरा वीजा 3 साल का था, फिर 2-3 महीने गैप पड़ा, पोस्ट से हो गया वीजा मेरा जी। फिर दोबारा मैंने वीजा ले लिया, उन्होंने दे दिया मुझे, और अनफॉर्चुनेटली वीजा मेरा ना किसी वजह से ब्रीच ऑफ इमिग्रेशन लॉ हो गया और वीजा मेरा को फेल कर दिया। फिर मैंने FLRO एप्लीकेशन डाली है ना, वो भी रिफ्यूज कर दिया, उन्होंने अपील का राइट दिया था, लेकिन अपील भी थ्रू नहीं हुई और अपर ट्रिब्यूनल ने भी राइट नहीं दिया। बच्चे 7 साल नहीं हुए अभी। अच्छा, और मैं पूछना था और एप्लीकेशन में डाल सकता हूँ किसी और तरीके से या के? जी जावेद साहब से पूछते हैं क्या फरमाते हैं। देखें, एप्लीकेशंस कोई बार नहीं है, जो आप भी हैं या कोई और भी है, चाहे 10 एप्लीकेशन डालें, होम ऑफिस को फीस चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई फ्रेश एविडेंस हैं जिसमें आपने पहले रिलाई नहीं किया और आप ये समझते हैं कि ये नई एविडेंस है जिसको होम ऑफिस कंसिडर करेगा, तो आपको एप्लीकेशन सबमिट करना वर्थ है। अदरवाइज वो फिर वही पैसे लेके आपकी एप्लीकेशन को 3 मंथ्स में 6 मंथ में रिफ्यूज़ कर देंगे और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। प्लीज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। बाज़ औक़ात ये होता है जावेद साहब कि अगर आपके हालात में कोई तब्दीली हुई है एंड पॉजिटिव इन योर फेवर, देन दे कैन बिल्कुल, लाइक आई सेड बिफोर, अगर कोई फ्रेश एविडेंस ऐसी हैं जिस पे आपने पहले रिलाई नहीं किया तो आप उनको सबमिट करें होम ऑफिस को, और फ्रेश एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन में कोई बार नहीं है जी। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने 10 बार दिए तो शायद वो 16वीं बार आपको दे रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। जी जी, फरमाइए। मैंने अपनी वाइफ का अप्लाई किया है पाकिस्तान से स्पाउस वीजे के लिए, मैं ब्रिटिश हूँ जी जी, और मैंने तमाम और रिक्वायरमेंट जो ब्रिटिश एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, लाइक 18,600 जी जी, 6 स्टेटमेंट, 6 वेजेस स्लिप और कॉन्ट्रैक्ट लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर, अकोमोडेशन लेटर, हर चीज निकाहनामा की ट्रांसलेट और एवरी डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट करके भेजा है। ठीक है। 3 महीने और 3 वीक हो गए। अच्छा, तो आंसर नहीं आया, तो मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। 4 महीने होने वाले हैं। ठीक ठीक। तो कितना टाइम लगेगा आंसर आने में, यस और नो का? और दूसरा, जो उन्होंने मेरे को ट्रैक नंबर दिया हुआ है, वो हम ट्रैक नंबर डालते हैं कंप्यूटर में, तो वो बोलता है कि वो कंप्यूटर शो करता है कि इनकरेक्ट रेफरेंस नंबर। अच्छा, आप उसको सही तरह से डालते हैं? कोई इसमें कोई रेफरेंस नंबर में क्या खराबी है, क्या क्या है? ठीक है, जावेद साहब से पूछते हैं उनके एक्सपीरियंस क्या कहते हैं। देखिए सर, पहली बात तो ये है कि विद रिगार्ड टू आपको 4 मंथ्स हो गए हैं, तो 6 माह तक तो आप उनको टच नहीं करो। अगर आप टच करोगे तो दे बिहेव वेरी रूडली, कि ये भी 6 माह नहीं हुए आपके, और आप सिर्फ आप ही नहीं है, लोग 8-8 माह से बैठे हुए हैं इस तरह की एप्लीकेशंस में। और हमने, अगर आपने हमारे 2 वीक का पहले प्रोग्राम देखा होगा, तो मैंने और शाह साहब ने यही कहा था, मियां नवाशी साहब से भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ ये स्पाउस एप्लीकेशन जो लोग 8-8 माह से 7 साल से वेट कर रहे हैं, डू समथिंग फॉर देम। एंड और ये मैं बिल्कुल वसूख से कहता हूँ कि ये सिर्फ पाकिस्तान की एप्लीकेशंस हैं। इंडिया में चले जाओ, जितनी एप्लीकेशंस हैं 6 वीक्स 8 वीक्स में ग्रांट होकर आ रही है स्पाउस की। और ये जो एक्सपीरियंस है हार्ड लक वो पाकिस्तान के साथ ही है। आई एम सॉरी, अभी तो 6 माह आप वेट करो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं।
विद रिगार्ड टू जो रेफरेंस उन्होंने यूनिक रेफरेंस आपको इशू किया है, जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं ऑनलाइन तो आपको एक रेफरेंस इशू हो जाता है जिससे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रेस कर सकते हैं ऑनलाइन जाके। दे मस्ट बी समथिंग रॉन्ग विद या आप रेफरेंस सही नहीं डाल रहे हैं या कोई ऐसी मसला है, लेकिन उसको दोबारा चेक कर लें, लेकिन 6 माह तक आपको वेट करना पड़ेगा प्लीज़। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। और बात हम इमिग्रेशन मसाइल के हवाले से चूँकि हम कर रहे हैं तो हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से? हेलो, गालबन जी जी एक और कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, हेलो, कौन और कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इफ्तिखार बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। वालेकुम सलाम इफ्तिखार साहब, क्या सवाल है आपका? जी मैंने साइलम किया 2012 में जी, और 2013 में ना एक FLRO की एप्लीकेशन कर दी थी मैंने, ठीक, ब्रिटिश बच्चे के बिहाफ पे। अच्छा और मुझे डिस्कशन लीव टू मिल गई है। अच्छा, और मैंने पूछना ये है कि वो साइलम की एप्लीकेशन वो चलती रहेगी या वो खत्म हो जाएगी? और अगर वो आता हूँ एप्लीकेशन साइलम की तो क्या अगर वो रिफ्यूज उसका कोई नेगेटिव जवाब आता है तो डिस्कशन लीव रहेगी या उस पर कोई बैड इफेक्ट तो नहीं होगा? ठीक है जी, जावेद साहब से पूछते बहुत हैं। शुक्रिया। देखें जी, होम ऑफिस एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। अगर आपकी सालों में एप्लीकेशन कहीं पड़ी हुई है, रिफ्यूज़ नहीं हुई है, तो उन्होंने आपको FLRO पे ग्रांट कर दिया है, तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस अगर सालम आपका रिफ्यूज़ भी हो जाता है कि नहीं हो जाता। ठीक है, वो आई थिंक वो मस्ट बी बैकलॉग में पड़ी होगी, जो अगर पेंडिंग है तो जहीं उसको उठाएंगे, अगर उसको रिफ्यूज़ भी करेंगे तो आपकी इस जो वीज़ा उन्होंने आपको ग्रांट किया इस पर वो अफेक्ट नहीं करेगा प्लीज़। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। बात कर रहे थे आप, एक और कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहाँ से? मैं पूछना था कि हमको और मेरी वाइफ को आए वो 9 साल हो गया जहाँ पर जी, ते क्या हमारा जहाँ पर कोई केस लग सकता है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जसवीर सिंह है जी। जी जसवीर सिंह, जावेद साहब से पूछते हैं। 9 साल तो आप इलीगल हो यहाँ पे 9 साल से? हाँ जी, 9.5 साल हो गया। पहले हम बीजे पे आए थे। अच्छा, विजिट वीज़े पे आए थे आप? हाँ जी, विजिट वीजे पे आए थे, ते बाद में हम ओवरस्टे हो गया। कोई बच्चे हैं फैमिली आपकी यहाँ पे? नहीं, बच्चे नहीं कोई भी है। देखें, अब अभी से पहले कोई एप्लीकेशन सबमिट नहीं किया आपने? आज तक कोई एप्लीकेशन सबमिट की होम ऑफिस को? नहीं, कोई नहीं किया है अभी तक, कोई नहीं किया है। अच्छा, अब तो चूंकि रूल भी, अब तो लॉ भी चेंज हो गया, आपके बच्चे भी नहीं हैं, तो 9 साल की बेस पे अगर आपको एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो बैक होम में आपको कौन है, पीछे वापस घर में कौन है जहाँ से आप आए हो कंट्री में? वहाँ हमारे 2 बच्चे हैं और कोई नहीं है। और यस यार, देखिए चांसेस आर वेरी स्लिम, एप्लीकेशन करने में कोई आपको ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन वो आपको ग्रांट नहीं करेंगे। आई एम सॉरी। इसका कोई कानून है? जी कानून तो है, कानून अब जो नया कानून है जो वो 20 साल पे ले गए हैं आपके ह्यूमन राइट्स को, अगर आप 20 साल इस कंट्री में रहते हैं तो फिर देन 276 AD के पैराग्राफ तहत आपको वो कंसिडर करेंगे, अदरवाइज वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे प्लीज़। और आपकी रिफ्यूजल के चांसेस ज़्यादा हैं प्लीज़। ठीक है सर, ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। हम बार बार इसका जिक्र करते हैं अपने हर प्रोग्राम में कि होम ऑफिस जब आपका फैसला करता है वो जनरलाइज नहीं करते, वो इंडिविजुअल आपके जो हालात होते हैं उस पे वो ऑलवेज, और 2 लोगों के हालात एक ही घर में रहते हुए मुख्तलिफ हो सकते हैं और दोनों के नताइज, दोनों के फैसले अलग हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। एक और हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा। मेरी बच्ची, मेरी जनाब बच्ची का केस था, वो हमने सपोज वीजे के लिए दिया हुआ था। 8 माह के बाद उन्होंने सर रिफ्यूज कर दिया है। रिफ्यूज किस बना पर किया है कि जो दूसरी जॉब थी उसके आपने जो पे स्लिप और उसका लेटर दिया है वो उसका इनकम टैक्स ऑफिस में कोई रिकॉर्ड नहीं था। राइट, लिहाजा उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। वो लेटर लेकर ना, मैं जो रिफ्यूज लेटर था सर वो मैं MP के पास चला गया। पहले तो मैंने कैम्स वालों से पूछा ना, मेरी बच्ची काम कर रही है, ये टैक्स पे कर रही है। उन्होंने कहा अगर ये ऐसा हुआ तो हम तमाम पैसे उनको देंगे।
फिर मैं एमपी के पास गया, एमपी ने टैक्स ऑफिस वालों को टेलीफोन खुद किया और उन्होंने जनाब अली कहा कि इसका तो दोनों का हमारे पास रिकॉर्ड है, और उन्होंने खत लिख कर भेजा, पहली जॉब में इसने इतने पैसे लिए हैं, दूसरी जॉब में इसने इतने पैसे दिए हैं, दूसरी का इतना टैक्स दिया है और पहली का इतना टैक्स दिया है। दोनों फर्म की तनख्वाहें भी एक ही बैंक में जा रही हैं पूरे साल से। मतलब जो एतराज उन्होंने लगाया है दरअसल वो लेकिन अपील तो हमने एमपी के थ्रू की, लेकिन जी तो अपील कर दी है, लेकिन सर जावेद साहब से मैं पूछता हूँ कि इसमें क्या चांस है? जी जावेद साहब देखें, बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने अपील कर दी है तो जो एंटी क्लियरेंस ऑफिसर मैनेजर, जो एंटी क्लियरेंस मैनेजर है, उसके पास पावर होती हैं टू रिव्यू द डिसीजन। अगर इशू सिर्फ यही है जो आप मुझे बता रहे हैं, तो फिर वो अपने डिसीजन को रिव्यू करेंगे और आपके सन लॉ को, जिसको भी आप बनाना चाहते हैं, उसको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। प्लीज़, देयर शुड बी एनी प्रॉब्लम। अगर यही एतराज़ है जो आपने बतलाया है और आपके पास सबूत मौजूद है, तो आप ये उनका एतराज़ दूर कर दीजिए, तो यकीनन आपकी फेवर में फैसला। क्योंकि नॉर्मल यही होता है कि जब आप रिक्वेस्ट करते हैं, अपील में जाते हैं, तो एंटी क्लियरेंस जो मैनेजर होता है, एंटी क्लियरेंस मैनेजर, वो उसके पास पावर्स हैं, वो डिसीजन को रिव्यू करते हैं बिफोर टू कम इन कोर्ट। तो अगर आपने रिक्वेस्ट की है कि डिसीजन को रिव्यू किया जाए थ्रू योर एमपी, देन अगर वो डिसीजन को रिव्यू करते हैं, इफ दे फाइंड कि यस यू आर द राइट, वो आके उनको वीज़ा ग्रांट कर देंगे। असल में इनको शायद परेशानी ये हो रही है कि अरसा भी काफ़ी हो गया है। अरसा आई एम सॉरी या कहाँ से आई थिंक, ये उनकी मर्जी है जी। ठीक है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम या मैक्सिमम कुछ भी नहीं, कुछ भी हो सकता है, मर्जी है उनकी। ठीक है जी। हमारे साथ जावेद साहब ब्रेक का टाइम है प्लीज़, तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात फिर से देंगे। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, आपकी नज़र करम। हमारी निगाह तो आप पे पड़ चुकी है, अब बच के रहिएगा। बल्कि सिर्फ निगाह नहीं पड़ी, निगाह इल्तफ़ात पड़ी है। किस वक्त सर तुहानू टाइम मिले ना, वेडनेसडे नाइट 11 बजे मेरा गज़ल शब प्रोग्राम होंदा है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं मलिक लीगल करंट अफेयर्स। इस प्रोग्राम में आपके जो लीगल मसाइल हैं, आपके सवालात हैं, उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद जावेद अकबर साहब हर हफ्ते यहाँ मौजूद होते हैं। सोलिसिटर हैं, आज भी मौजूद हैं। हमारे साथ कॉलर भी हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी हेलो, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? हाँ जी हेलो। जी हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है, आप सवाल कीजिए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैंने ना अपने हस्बैंड का केस डाला था। अच्छा जी। तो उन्होंने ना रिफ्यूज कर दिया था। अच्छा जी। टीवी की आवाज़ भी ज़रा कम कर दीजिए, फिर आपको हमारी आवाज़ नहीं आएगी। हाँ, छोटी कर दी है, लेकिन फिर उन्होंने रिफ्यूज इसलिए किया था जी जी कि भी आपका भी साल नहीं हुआ, 2 साल का प्रूफ नहीं है। हमने प्रूफ लिखा था कि हमें 2 साल हो गए। राइट। लेकिन अभी मैंने वो कोर्ट मैरिज भी कर ली है। अच्छा। तो अभी मुझे 1.5 साल हो गया है, तो क्या दोबारा मैं केस अब कर सकती हूँ अप्लाई कि नहीं? जावेद साहब से पूछते हैं। जी जावेद साहब, आपको समझ आ गई कि इसकी? बिल्कुल जी। अगर आप, मुझे नहीं पता आपके हस्बैंड का स्टेटस क्या है यूके में, लेकिन अगर आपने पहले जो केस डाला था, दैट मस्ट बी अनमैरिड पार्टनर की एप्लीकेशन होगी आपकी, जिसके लिए 2 साल की रिक्वायरमेंट है और आप उसको बाय एविडेंस प्रूव नहीं कर सकी हैं। अगर आपके पास अभी एविडेंस हैं और आपने मैरिज रजिस्टर भी कर लिया है तो आप बिल्कुल सबमिट कर सकती हैं होम ऑफिस को। नहीं, मैंने पहले भी शादी के बाद ही किया था, लेकिन इतना टाइम नहीं हुआ था, पूरा साल नहीं हुआ था। आपके हस्बैंड का स्टेटस क्या है यूके में? वो ओवर स्टे थे, लेकिन उनको 8 साल हो गए इधर रहते हुए। जी जी ठीक है। तो अभी आप कहती हैं कि आपको 2 साल हो गए हैं। पहले आपकी शादी रजिस्टर, पहले आपने निकाह किया होगा ना जी? हाँ जी, पहले इस्लामी निकाह किया था, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। रजिस्ट्रेशन अभी अप्रैल में मैंने की है। बिल्कुल, मैं वही आपसे कहना चाहता हूँ कि इस्लामी निकाह को इस कंट्री में कंसिडर नहीं करते हैं, फिर वो अनमैरिड पार्टनर में ले जाते हैं। और अनमैरिड पार्टनर की जो रूल है, इमिग्रेशन रूल, वो कहता है 2 साल से आप इकट्ठे रह रहे हो। ठीक है जी जी। तो लाइक यू सेड कि अगर आपको अगर 2 साल पूरे हो गए हैं तो आप दोबारा रिक्वेस्ट कर सकती हैं होम ऑफिस से प्लीज। नहीं, अभी 1 साल हो गया, 1 साल और 3 मंथ हो गए। जी जी। तो मैं दोबारा केस कर सकती हूँ कि नहीं? अभी बिल्कुल आप कर सकती हैं। आपने मैरिज रजिस्टर कर दिए तो आप इस बेस पे भी कर सकती हैं, लेकिन अभी आप अर्निंग थ्रेशोल्ड को मीट करती हैं 18,600 को? जी, आपकी सैलरी, आपकी अर्निंग्स हैं 18,600 पाउंड की साल की? नहीं, तो मैं तो बेनिफिट पे हूँ। मेरे हस्बैंड भी अभी इधर ही रहते हैं, क्योंकि उनको काम की इजाजत देंगे तो फिर मैं अपना बेनिफिट बंद करवा सकती हूँ। ऐसे तो मैं बंद नहीं कर सकती ना। ऐसे नहीं होगा। आपके बच्चे हैं? जी, मेरे बच्चे हैं। आपके ऐसी हस्बैंड से हैं? नहीं नहीं, वो मेरे पहले हस्बैंड से, मेरे हस्बैंड पहले फौत हो गए। ठीक है ठीक है। एनीवे देखें, अभी चूंकि आपको अर्निंग थ्रेशोल्ड को मीट करना पड़ेगा, वो आपके हस्बैंड को वीज़ा नहीं ग्रांट करेंगे प्लीज़ जी। आप अगर बेनिफिट्स पे हैं तो आपको उसको गिव अप करना होगा और आपको वो अपनी सैलरी दिखानी होगी 18,600 पाउंड की, कि आपके पास इतने आप अर्निंग इतनी कमा रही हैं, तभी वो आपके हस्बैंड की एप्लीकेशन को कंसिडर करेंगे प्लीज़। ठीक है, क्योंकि मैं मेडिकल पे हूँ, मैं काम तो नहीं कर सकती क्योंकि मैं मेडिकल पे हूँ। क्या आपको क्या क्या आपको अलाउंस ले रही हैं, कोई बेनिफिट ले रही हैं, क्या ले रही हैं? जी, मैं ये ऐसा ही ले रही हूँ क्योंकि मेरा मेडिकल चलता है ना, कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। सॉरी, आप क्या ले रही हैं? सॉरी से अगेन। ESI लेती हूँ। ESA उसको कहते हैं जी। हाँ जी, ESA ले रही हैं। देखिए, दे आर सम अलाउंसेस जहाँ पे केयर टेकर अलाउंस या कोई ऐसी बीमारी की वजह पर अलाउंस ले रही हैं। यूनिटी चेक फर्स्ट, अगर उनमें से कोई आप ले रही हैं तो फिर आप अर्निंग थ्रेशोल्ड से एग्जाम्प्ट होंगी और फिर वो आपके हस्बैंड को वीज़ा भी ग्रांट कर देंगे, अगर वो इफ यू मीट द रिक्वायरमेंट प्लीज़। ठीक है ठीक है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ज़िमरन मैं यहाँ ये अर्ज़ करता चला हूँ आपके सवाल के जवाब में कि आपके हस्बैंड का जो फ़ैसला होना है वो आपके हालात पे होना है और आपके हालात फ़िलहाल आपकी अपनी फेवर में नहीं है। बहरहाल हमारे साथ अगले कॉलर हैं जी, देखते हैं कौन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जनाब मैं तारक कर रहे हैं एल्सबरी तो। जी तारक साहब, एल्सबरी। जी 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 बोलिए, एल्सबरी बकिंगमशायर से। जी 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 हाँ जी, कहिए। जी जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तारक साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह दे बड़े करम। जनाब दा चेहरा देखा ते नहीं रिया गया, मैं क्या फोन कर लवे कि अच्छे सोलिसिटर और अच्छे राबार दिसे, मैं क्या जरा कि फोन कर लविए ते ਤੁਹਾਡੀ
ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਾਥ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਐਸੀ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਐਨ ਅੱਗੋਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਚ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਭਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਲਾਈਫ ਉਹਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸ਼ੀ ਸਟਿਲ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਹੋ ਜਾ ਮਤ ਹੈ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਓ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਪੋਲੀਓ ਕਤਰੇ किस तरह होता है की होता है ये बारे तफसीलन कोई जनाब मन जवाब दोगे तो मैं फोन दे टेलीविजन के सामने जाना बिल्कुल सर नो प्रॉब्लम बहुत शुक्रिया तारिक साहब जी ठीक बिल्कुल अल्लाह दे करम थैंक यू सो तारिक साहब मेरे पड़ोस में क्योंकि हाई विकम बहुत अरसा अच्छा माशाल्लाह जी मेरे बरी बिल्कुल साथ हाँ मेरे एक तो बड़े पुराने क्लाइंट हैं माशाल्लाह सारी फैमिली मेरी आप मुझे इनका फैमिली और भी कह सकते हैं और दूसरा बहुत अच्छे दोस्त भाई भी हैं देखें जहाँ तक इनका क्वेश्चन ये है कि इनकी बेटी के रेफरेंस है कि लाइफ में यूके टेस्ट उन्होंने पास नहीं किया तो तारिक साहब उन्हें ये जब तक वो पास नहीं करेंगी उनको इंडेफिनिट टू रिमेन ग्रांट नहीं करेंगे अगर खुदा न खासा कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है कि जहाँ पे वो एग्जाम्प्ट हो तो फिर मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा अदरवाइज उनको ये पास करना पड़ेगा अगर नहीं पास करती हैं तो वो उनको एक्सटेंशन ग्रांट कर देंगे अनटिल के वो अनलेस के वो पास नहीं करती तब तक ठीक है फर्दर आपने जो पोलियो के कतरे को कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है वापसी में वो ऑफिस पे चेक कर रहे हैं बच्चों को पोलियो कतरे लेकिन वो पाकिस्तानी को लिए हैं जो लोग वहाँ से फर्स्ट टाइम विजिट लेके आ रहे हैं या वहाँ से आ रहे हैं अब जो लोग यहाँ पे यूके में रह रहे हैं इनकी तो सारी वैक्सीन कंप्लीट होती हैं आपके डॉक्टर से जीपी से लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ के रेजिडेंट्स जब पाकिस्तान जाएंगे तो वापसी पे इनको वो चेक करेंगे कि उन्हें पता है कि ये पाकिस्तानी नहीं है ये ब्रिटिश है यूके से आए हैं तो इनका सारा मेडिकल रिकॉर्ड अपडेट होता है ये तो फुली इम्यूनाइज्ड होते हैं जी बिल्कुल ये जस्ट उनके लिए है पोलियो को जो आप कतरे की बात कर रहे हो पाकिस्तान गवर्नमेंट में जो मसला चल रहा था कि अब उन्होंने कह दिया है कि अभी जो लोग पोलियो के कतरे नहीं पिलाएंगे बच्चों को उनको वहाँ से ट्रैवल करने नहीं देंगे अब्रॉड वो पाकिस्तानियों के लिए है तो मुझे नहीं लगता ये आपको इससे कोई इफेक्ट होगा प्लीज़ अच्छा जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं देखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम कौन और कहाँ से भाईजान मैं इमरान बात कर रहा हूँ जी इमरान साहब कहिए सवाल क्या आपका जी मैं 10 साल हो गया इधर और सालन केस डाला हुआ था हेलो जी जी सुन रहे हैं आप कहिए जी सालन केस डाला हुआ था तो उन्होंने ये लास्ट वीक मुझे उन्होंने लेटर भेजा है ओमर रिजवान ने मेरे वकील को कि आप अगर सालन केस विथड्रॉ करते हैं तो आपको हम इंडेफिनेट देते हैं ठीक तो वो उन्होंने लेटर भेज दिया हुआ मुझे जी ठीक है ठीक तो कितनी देर तक हो सकेगा या नहीं या कितनी देर तक आए अच्छा आपका ये सवाल है जी जावेद साहब क्या आप जानना क्या चाहते हैं कब तक डेफिनेट आएगा अगर विड्रॉ करते हैं तो जी विड्रॉ कर दिया मैंने विड्रॉ कर लिया आपने लेकिन अभी शायद उनका जवाब नहीं आया इनको चले अगर होम ऑफिस ने कहा है वैसे हार्डली मैंने देखा है ऐसा जो ऑपरेटर साहब बता रहे हैं कि अगर होम ऑफिस ने लिखा है कि अगर आप साल विड्रॉ करोगे तो हम आपको डेफिनेट देते हैं तो अगर उन्होंने ये कंफर्म किया है तो फिर उनको आपको दे देना चाहिए सर्टेन टाइम रिक्वायर है फ्यू वीक्स और समथिंग लाइक दैट लेकिन आप अपने सोलिसिटर से कहें उसको चेस काम की परमिशन एवरीथिंग सारा कुछ है मुझे बिल्कुल ठीक है फिर अपने सोलिसिटर से कहें कि आप उसको चेस करें और शुन बयानी प्रॉब्लम इंशाल्लाह आ जाना चाहिए फिर तो आपका आप अपने वकील से कहिए कि आपकी एप्लीकेशन जो है ये डिसीजन जो है वो होम ऑफिस से उसको चेस करें सॉरी आपकी बात टोक रहा हूँ जी जी सॉरी वकील को उन्होंने खुद फोन किया था अच्छा ठीक है होम ऑफिस वालों जी कितना अरसा हो गया इस बात को ये लास्ट वीक अभी लास्ट वीक हाँ तो फिर कोई बात नहीं अब गिव देम कपल ऑफ वीक्स प्लीज फिर थोड़ा सा इंतजार कर लें 4 वीक्स दें आप इंशाल्लाह और शुरू में हो जाना चाहिए जी घबराने वाली बात तो नहीं है नहीं जी अब तो बात है ही नहीं जी आपको तो उन्होंने लिख के दे दिया हुआ कोई बात नहीं है जी जी ठीक है सर जी बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल का आपको तो उन्होंने इन एडवांस लिख के दे दिया विच इज़ वेरी वेरी रेयर कि वो लिख के आपको लेटर में दे दें कि जी हम आपको ये दे रहे हैं और ये विड्रॉ कर लें आमतौर पर ये कहते हैं कि वो विल रिकन्सिडर दैट कुड बी इन योर फेवर लेकिन बहरहाल आपको तो ये मिल चुका है आप थोड़ा सा सब्र कीजिए इंतज़ार कीजिए और जो जवाब तो आना ही है और आपकी फेवर में ही आना है आपको पता ही है तो आपका तो कोई नुकसान नहीं है आप काम भी कर रहे हैं सब कुछ ठीक है अच्छा मेरे जहन में एक छोटा सा सवाल उभरा था लेकिन मैं कॉल पहले लेता हूँ जी अस्सलाम वालेकुम जी सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था असल में जी जी आप नाम बतलाएंगे अपना मेरा नाम जी काजी है जी आदि साहब कहिए जी असल में मुझे ये पूछना था कि मेरी वाइफ अभी पाकिस्तान से आई है उनका इंडेफिनेट ड्यू हो रहा है नेक्स्ट मंथ जी जी
तो मुझे उनका पासपोर्ट पे नाम उनका ऑब्वियसली प्रीवियस सरनेम है, लेकिन मैंने यहाँ जो उनके डॉक्यूमेंटेशन बनवाया वो अपने सरनेम से बनवाया। ठीक है। तो जब मैं इंडेफिनेट अप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली मैं फॉर्म में उनका प्रीवियस सरनेम लिखूंगा, तो और मैं डॉक्यूमेंट प्रेजेंट सरनेम के दूंगा, तो कोई इफेक्ट तो नहीं होगा उसकी? वैसे इजाजत होती है, लेकिन जावेद साहब से पूछते हैं हम किस तरह होता है। जी बिल्कुल, शुड बी एनी प्रॉब्लम, क्योंकि वो पासपोर्ट का नाम ही मांगते हैं। लेकिन आप अगर आपको लगता है कोई ऐसी बात है तो आप कवरिंग लेटर में उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सर नेम चेंज हो गया है जो अभी तक पासपोर्ट पर नहीं हुआ, पर यू विल मेट इट इन फ्यूचर। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो आप नया पासपोर्ट रिक्वेस्ट कर लें, उसमें उनका सर नेम अमेंड करवा लें प्लीज़। अच्छा नहीं, अच्छा वो अगर मैं इन डीड पोल दे दूं उन्हें बनवा के तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल जी, यस या आप सर नेम अगर उन्हें चेंज कर ले, जो कि शादी के बाद ये इनको फुल अंडरस्टैंडिंग है कि शादी के बाद बहुत सारे लोग अपना सर नेम चेंज कर लेते हैं। अगर आपने अपनी मिसेज का सर नेम डॉक्यूमेंट्स में चेंज कर दिया और पासपोर्ट में स्टिल वैसे ही लिखा हुआ है तो आप अपने पाकिस्तान कौंसलर से नया पासपोर्ट इश्यू करवा विद न्यू सर नेम। जी जी, लेकिन तो इंडेफिनेट तो मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ ना, तो इतना टाइम तो है नहीं कि मैं पासपोर्ट। कोई बात नहीं, अगर आप अभी भी भेजेंगे तो आप उनको इन राइटिंग कंफर्म कर दें कि सर नेम आफ्टर मैरिज चेंज हुआ है, लेकिन हमने अभी पासपोर्ट पे चेंज नहीं करवाया। दे विल कंसीडर दिस एनीवे, अंडरस्टैंड दिस एनीवे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जावेद साहब ने जैसे कि बताया कि यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉर्म्स पे भी आपने देखा होगा कि वो आपसे पूछते हैं आपका प्रीवियस सरनेम, तो वहाँ पे भी एक खाना बना होता है प्रीवियस सरनेम जो होता है, वहाँ पे आप प्रीवियस सरनेम डाल सकते हैं। प्रेजेंट सरनेम तो ओरिजिनल जगह पे आता ही है और ये कंसिडरेबल होता है, बहुत सारी जगहों पर नहीं बल्कि हर जगहों पे, होम ऑफिस में भी ये कंसिडरेबल है। लेकिन आपका केस चूँकि आपके पास टाइम कम है, आप एक कवरिंग लेटर लिख दीजिए और उसमें वजाहत कर दीजिए कि इनका पुराना सरनेम जो है वो ये है शादी से पहले का, और अब शादी से बाद का ये है। चूँकि अभी इतना टाइम नहीं था कि पासपोर्ट पे चेंज किया जाता, लिहाजा आप कवरिंग लेटर भेज दें एंड दैट शुड बी इन योर फेवर इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा, मेरा सवाल बड़ा मुख्तसर सा ये है कि ये मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन हुई है ऐसी कि वो बच्चे ख़ास तौर पे जो ये लाइफ इन यूके वगैरह के जो कोर्सेज कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कुछ ऐसे केसेस आए हैं, बहुत कम बच्चे कुछ डिसलेक्सिक हैं। अच्छा, अब वो फुली तौर से वो नहीं कर पाते। बाज़ जगहों पे तो उनको असिस्टेंस अवेलेबल है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे उनको असिस्टेंस नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या हो सकता है? देखिए, इसमें सिर्फ एग्जाम्पशन जो एग्जाम्पशन की बात है ना, अंडर 18 और अबव 65 दे आर एग्जाम्प्ट। ठीक है, इन बिटवीन दिस जो 18 से अबव हैं, अंडर 65 हैं, वो उसी वक्त एग्जाम्प्ट हैं अगर कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसको वो ऑटिस्टिक बच्चे हो सकते हैं, वो अगर डॉक्टर कंफर्म करे कि इनकी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है जिस वजह से इनको ये टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो दे आर एग्जाम्पशंस फॉर देम। अच्छा, हमारे साथ कॉलर है जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बताना चाहेंगे? मैं सारा बात कर रही हूँ लंदन से। जी सारा। मेरा ये सवाल है सर से कि सर हमने 7 ईयर पॉलिसी पर हमारा केस रिफ्यूज हुआ था। हम एज ए विजिटर यहाँ पे ओवरस्टे हैं। उसके बाद हमने अपना केस JR में डाला और वकील के मुताबिक वो अपर ट्रिब्यूनल में है, वो हमें लेटर भेजते रहते हैं। तो अपर ट्रिब्यूनल में कितना टाइम लगता है 7 ईयर पॉलिसी में, और मोस्ट प्रोबेबली किस किस्म का आंसर आने की तवक्को है? वैसे तो वो इंडिविजुअली तौर पे केस को देखते हैं। मेरे एक बच्चे की उम्र जो मेरे साथ आया था 2 इयर्स का, वो अब 10 साल का होने वाला है, और जो एक बच्चा यहाँ पे बॉर्न हुआ था वो 7 इयर्स का हो जाएगा। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, जैसे लाइक यू सेड योरसेल्फ के इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस को देखते हैं, दैट्स योर राइट। क्योंकि आपकी होम ऑफिस ने आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ की विद नो राइट ऑफ अपील और आप JR में चली गई हैं। अब JR में इस मैसिव बैकलॉग इन JR 6 माह भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, मोर देन दिस भी लग सकता है कि वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आपके केस के रिजल्ट्स क्या होंगे, आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके केस के रिजल्ट्स आपका वकील जिसने ग्राउंड सबमिट किए हैं, जो आपके सर्कमस्टांसेस से अवेयर है, वही आपको बता सकता है। अगर आपका एक बच्चा 7 साल और एक को 10 साल यहाँ पे हो गए हैं, तो आई थिंक आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि आपको इंशाल्लाह को पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही आएगा अगर ग्राउंड अच्छी की है आपकी। प्लीज़ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। हमारे साथ एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक करंट अफेयर्स जी। हेलो हेलो। जी जी यस जी, बात करें जी, कहिए, बोलिए आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं कुछ पूछना चाह रही थी अपने केस के बारे में। जी जी, पूछिए। मेरे हस्बैंड आए थे 2005 में वर्क परमिट पे इंग्लैंड में जी।
तो 2011 में फिर हमारी इंडेफिनिट हो गई और इंडेफिनिट से पहले हमारा बेबी था जी। तो बेबी का भी हमने साथ ही केस किया तो 2011 में हमारी इंडेफिनिट हो गई थी। और अभी तकरीबन 2 माह पहले मेरे हस्बैंड की नेशनैलिटी हुई है क्योंकि मेरे 5 ईयर पूरे नहीं हुए तो मैंने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन 2013 में हमारी एक बेटी भी हुई है। तो मैं पूछना चाह रही थी कि अभी मैं अपने हस्बैंड का पासपोर्ट अप्लाई करना चाह रही हूँ, तो मैं साथ अपने बच्चों के भी कर सकती हूँ? पूछते हैं जावेद साहब से। देखें, जो बच्चे आपके हस्बैंड के इंडेफिनिट रिमेन के बाद कोई पैदा हुआ है, IL के बाद कोई बच्चा पैदा हुआ है आपका? जी जी। आपके हस्बैंड को इंडेफिनिट रिमेन मिल चुका है ना, आपने कहा है? जी, नेशनैलिटी भी हो गई उनकी। तो आप जानना क्या चाहती हैं आप? मैं पूछना चाह रही थी कि मैं अपने बच्चों का उनके साथ पासपोर्ट अप्लाई कर सकती हूँ? नहीं, यही मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपके जो बच्चे आपके हस्बैंड के इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के बाद पैदा हुए हैं, इंडेफिनिट ग्रांट के बाद पैदा हुए हैं, वो बाय बर्थ ब्रिटिश हैं, आप उनका पासपोर्ट रिक्वेस्ट कर सकती हैं, ठीक है? और जो बच्चे उससे पहले पैदा हुए हैं उनकी आपको नेचुरलाइजेशन रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। आप फॉर्म AN सबमिट करेंगे और आप नेचुरलाइजेशन रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज फर्स्ट पासपोर्ट रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। एक और हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से जी? हुसैन गल कर रहे हैं सर जी। हुसैन साहब, क्या सवाल है आपका? मेरी गर्लफ्रेंड नो 5 साल का वीजा मिल रहा ना जी, मेरा एक बेबी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਇਆ मैं 7 साल हो गए ने इस मुल्क च ना जी जी रजिस्टर आया सर जी जी कि मैं अटैच हो सकना अपनी वाइफ ਨਾਲ 4-5 महीने हुए ने स्टेटस मिले है 5 साल ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਫਿਊਜੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਸਾਲਮ ਕੀਤਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜੀ 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 ਰਿਫਿਊਜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਤੋਂ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਰੀਯੂਨੀਅਨ ਚ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ ਹੋ, 4 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਸੇਮ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ को है, प्लीज सेम। ठीक है जी, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी आपकी कॉल का। नाज़रीन, जब आप एक और कॉल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी हेलो। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से और क्या सवाल है? मैं शबाना बात कर रही हूँ। जी शबाना साहब, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल भी ये 7 ईयर की पॉलिसी के बारे में है जी। हम लोगों ने अपना केस जमा कराया था तो वो 2012 में करवाया था और 2013 में रिफ्यूज हो गया जी। और उसके बाद हमने JR में डाला विदिन 3 मंथ। तो उसके बाद हमें जो लास्ट लेटर उनका आया तो वो यही बोल रहे हैं 3 मंथ वेट करो आप, हम आपको आंसर देंगे। तो इसका क्या मीनिंग होएगा? मेरे साथ बच्चे भी हैं, जो एक बच्चा है अभी 14 ईयर्स है। अच्छा। और वो इधर ही पढ़ रहा है, 2 छोटे भी हैं। तो आप, मेरे हस्बैंड को 12 साल इधर हो गए। ठीक है, आप जानना ये चाहते हैं कि फैसला शायद आपके फेवर में आएगा या नहीं? जी जी बिल्कुल। जावेद साहब से पूछते हैं। देखिए, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है। अभी आपने JR की एप्लीकेशन सबमिट की है तो अभी तो आपको JR की परमिशन ग्रांट होगी, फिर आपकी हेयरिंग होगी जुडिशियल रिव्यू की, फिर जो इमिग्रेशन जजेस हैं, जो जजेस हैं वो इसको डिसाइड करेंगे कि आपको देना है कि नहीं देना है, प्लीज़। ठीक है? नहीं, मुझे लगता है हमारे वकील ने, जैसे इन्होंने होम ऑफिस ने बोला होगा ना कि विथड्रॉ कर लो या कुछ इस तरह से है, तो वो उन्होंने बोला है 3 मंथ के बाद हम रिव्यू करके आपको दोबारा डिसीजन या यही देंगे या अपील ऑफ राइट। बिल्कुल ठीक है। अगर आपके सोलिसिटर को होम ऑफिस ने नॉर्मल देयर प्रैक्टिस, अगर उन्होंने ये कहा कि आप JR को विड्रॉ कर लो, हम डिसीजन को रिव्यू करेंगे, तो फिर आप वेट करें। हमने पिछले प्रोग्राम में भी इसको बात को डिस्कस किया था कि होम ऑफिस अगर आप JR में जाते हैं सो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग होम ऑफिस के डिसीजन में, कहीं एरर ऑफ लॉ है या कहीं वैसे उन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट उन्होंने कंसिडर नहीं किया, आपके ह्यूमन राइट्स कंसिडर नहीं किए या किसी चीज़ को प्रॉपर उन्होंने फोकस नहीं किया एट द टाइम ऑफ डिसीजन। तो होम ऑफिस अगर रियलाइज अबाउट 276 AD पे किया था कि आपके हस्बैंड को इधर 20 साल नहीं हुए, जबकि हमने बच्चों के बिहाफ किया था 7 साल के। बिल्कुल। देखें, इसमें थोड़ा सा ब्रीफ ये है कि 276 AD में जो एप्लीकेशन जुलाई 2012 से पहले गई थी, अगर उन्होंने डिसाइड उसके बाद किया, अंडर न्यू लॉ किया है, तो वो डिसीजन सारे गलत हैं। ठीक है?
नहीं, हमारी 12 के बाद गई थी, 9 जुलाई के बाद एप्लीकेशन डाली थी। बिल्कुल ठीक। एनीवे चलें ठीक है, तो फिर देयर मस्ट बी समथिंग जो होम ऑफिस की तरफ से मिस्टेक होगी जो उन्होंने विड्रॉ किया है, अब उसको रिव्यू कर रहे हैं। अगर उन्होंने अपने रिव्यू में देखा कि यस आपके अभी इतने थ्रेशोल्ड आपका हाई है, आपको ग्रांट कर देना चाहिए और सैटिस्फाई की डिस्क्रिप्शन में आप आते हो, तो दे माइट गिव यू वीज़ा, लेकिन वो रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं दोबारा आपको, प्लीज़। ठीक है जी, ओके, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन JR में जाने का असल मकसद उनका यही होता है कि वो दोबारा से उसको देखते हैं कि कहीं कोई हमसे तो गलती नहीं हो गई। डेफिनेटली जब एक सोलिसिटर होम ऑफिस के डिसीजन के खिलाफ JR में जाता है तो जाहिर है वो जब JR की हम जो डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो हम होम ऑफिस ट्रेजरी सिस्टर को भी भेजते हैं, ठीक है, इनके डिपार्टमेंट को भेजते हैं। सो दे लुक इन द डॉक्यूमेंट्स एज वेल। अगर कहीं की मिस्टेक हो तो देन दे रिक्वेस्ट टू विथड्रॉ दैट, वो रिव्यू द डिसीजन। और बाज़ औक़ात तो इसमें यह भी होता है कि आपका जो वकील होता है, आपका जो सोलिसिटर है, उसने अगर इस चीज़ को कहाँ पे हाईलाइट किया है, पकड़ा है, तो इस पर भी बहुत सारा ज़ाहिर यही सारी बातें सारी है। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। जाने से पहले कोई आखिरी टिप नहीं है, एक रिक्वेस्ट है। स्पाउस की अपील्स, जैसा कि हर बंदा परेशान है, 6 माह हो गए हैं, 8 माह हो गए हैं, तो यहाँ के लोग आपके यहाँ के MP से रब्ता करें प्लीज़। जो अब्रोड से हैं, जिनके पाकिस्तान में बेटियाँ बैठे हुए हैं, जिनके वीज़े पेंडिंग पड़े हुए हैं ब्रिटिश हाई कमीशन में, वो वहाँ कोई अपने गवर्नमेंट को अप्रोच करें, मियां नवाशी साहब को, रेलिवेंट MPs को, फॉरेन डिपार्टमेंट को अप्रोच करें, प्लीज़ वहाँ से अप्रोच करें कि पाकिस्तान के हाल पे रहम किया जाए, इनको स्टैंड करना चाहिए, कोई ऐसी पॉलिसी मरतब करनी चाहिए कि पाकिस्तानियों के वीज़े भी लगने चाहिए। तो प्लीज़ डू समथिंग लाइक दैट, अदरवाइज आप इस तरह स्ट्रगल करेंगे और इस तरह परेशान रहेंगे और ब्रिटिश हाई कमीशन की आपकी मर्जी है और राइट ऑफ अपील भी खत्म हो गया है इन फ्यूचर, तो आप कहीं भी स्टैंड नहीं करेंगे। हम तो ये असल में हुकूमती सतह पे ये बिल्कुल ये होना चाहिए, कोई इनका ऐसा एग्रीमेंट हो कि पाकिस्तानियों को कुछ तो सहूलत मिले। बिल्कुल, ये इंडिविजुअल लेवल पे तो ये होने वाला कुछ नहीं होने वाला और हुकूमती सतह पे फिलहाल हो कुछ नहीं रहा। स्टैंड होना चाहिए, उनको लेना चाहिए स्टैंड। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हमारा प्रोग्राम का वक्त चूँकि अब ख़त्म हो चुका है, हम मज़ीद कॉल नहीं ले सकते। अगले हफ्ते हम आपकी कॉल इंशाल्लाह लेंगे। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। DM की जो हमारी टीम इस प्रोग्राम को आप तक पहुँचा रही है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपकी खिदमत में इसी दिन इसी वक्त फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।